नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। आज मैं लेकर आया हूं आपके सवालों के जवाब। लेते हैं पहला सवाल जो पूछा है प्रतीक त्रिवेदी जी ने। प्रतीक जी का सवाल नहीं बल्कि ये उनकी आप बीती है। प्रतीक जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। प्रतीक जी का कहना है कि वो बैंक में गए थे एफडी ओपन करने के लिए, लेकिन वहाँ पर उन्हें जो पर्सन मिला या मैनेजर हो सकता है, तो उस पर्सन ने उनसे कहा कि एफडी के बजाय आप एक पेंशन प्लान ले लें जहां पे उन्हें बेटर रिटर्न मिलेगा। तो उन्होंने उस एग्जीक्यूटिव की या उस मैनेजर की बात मान ली और वो प्लान ले लिया। बाद में उन्हें पता चला कि उस पॉलिसी में बहुत सारे चार्जेस हैं और उन्होंने बैंक से उस पॉलिसी को कैंसिल करने के लिए रिक्वेस्ट की। और अब जो प्रीमियम उन्होंने पे किया था वो डिसकंटिन्यूएशन फंड में ट्रांसफर हो गया है, जहां पर उन्हें बहुत कम रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो प्रतीक जी को और दूसरे व्यूअर्स को भी मैं बताना चाहूंगा कि आप जब कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आपको 15 डेज का फ्री लुक पीरियड मिलता है। उस पॉलिसी को जिस दिन आप रिसीव करते हैं उस दिन से 15 डेज। तो पहली बात तो यह है कि किसी भी प्रपोजर को पॉलिसी के लिए प्रपोज करने से पहले पॉलिसी के ब्रोशर को ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसे समझना चाहिए, पॉलिसी की वर्डिंग्स को पढ़ना चाहिए और पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलने के बाद आपको देखना चाहिए क्या उस पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन वैसी ही हैं जैसा कि आपको बताया गया था। यदि आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप विद इन 15 डेज, जैसा कि मैंने कहा, इस फ्री लुक पीरियड में उस पॉलिसी को वापस कर सकते हैं, जिससे कि आपका पूरा प्रीमियम आपको वापस मिल जाए। सिर्फ जो प्री इंश्योरेंस मेडिकल टेस्ट के एक्सपेंसेस होंगे इंश्योरेंस कंपनी वो डिडक्ट कर सकती है और साथ ही स्टैंप ड्यूटी जो पे की हुई होती है वो डिडक्ट की जा सकती है। बाकी पूरा अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा, यानी कि कोई भी चार्जेस उसमें से नहीं कटेंगे जिनका आप जिक्र कर रहे थे। लेकिन यदि आप 15 डेज के अंदर पॉलिसी को कैंसिल नहीं करवाते हैं तो उसके बाद ये नियम लागू होता है कि यदि ये यूलिप प्लान है यानी कि यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है तो उस केस में आपका जो प्रीमियम पे किया गया है उसमें से चार्जेस डिडक्ट करने के बाद उसकी जो वैल्यू है उसे डिसकंटिन्यूएशन फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और यूजुअली ये जो डिसकंटिन्यूएशन फंड होता है ये एक मनी मार्केट फंड होता है, यानी कि डेट ओरिएंटेड फंड होता है, कम रिस्क वाला ये पोर्टफोलियो होता है। तो यहां पर रिस्क तो कम होगा लेकिन रिटर्न्स बहुत कम मिलेंगे। और क्योंकि आपके बहुत सारे चार्जेस कट चुके होते हैं तो शायद आपको, यदि हम 5 साल की भी बात करें, तो बहुत मुश्किल है आपके हाथ में कुछ नेट रिटर्न्स आ पाना। तो इसके लिए हमेशा पॉलिसी लेने से पहले ध्यानपूर्वक पॉलिसी को समझना चाहिए और साथ ही डॉक्यूमेंट आने के बाद उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए, नहीं तो इस तरह का नुकसान हो सकता है। और साथ ही यदि आपके साथ मिस सेलिंग होती है तो आप इसकी शिकायत इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास कर सकते हैं। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है गिरीश चंद्र भडोला जी ने। गिरीश जी का सवाल यह है कि आप रिटायर्ड आर्मी पर्सन हैं और 4 लाख रुपए लमसम में इन्वेस्ट करने हैं और बताइए कि कहाँ करना चाहिए। 58 इयर्स की एज है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इन पैसों को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका नज़रिया करीब 4-5 साल या उससे अधिक का होना चाहिए। आप 58 इयर्स के हैं। यदि आपको इमीडिएट पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है और आप इन्हें फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप हाइब्रिड फंड्स में इन्हें इन्वेस्ट करें। हाइब्रिड फंड का मतलब होता है कि ऐसी स्कीम जहां पर इक्विटी और डेट दोनों ही असेट क्लासेस में इन्वेस्ट होता है। तो आप एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड का चुनाव कर लें या फिर आप एक बैलेंस एडवांटेज फंड में इन पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बैलेंस एडवांटेज फंड में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड या आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड मेरे हिसाब से सही चॉइस रहेगी। और यदि आप अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड
एक सही चॉइस हो सकती है। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है गौरव शक्यावर ने। गौरव का कहना यह है कि उन्होंने 2019 में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उन्हें कभी क्रेडिट कार्ड मिला ही नहीं और अब वो देख रहे हैं कि उनके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो रहे हैं। तो गौरव, यदि आपके पास कार्ड आया ही नहीं और आप कह रहे हैं कि आपके बैंक अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट हो रहा है, तो आपको कैसे मालूम चला कि अमाउंट क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग के लिए डिडक्ट हो रहा है, क्या है? इसको थोड़ा सा आप खुलकर बताएंगे तो ये बात समझ में आएगी। साथ ही पहले आप क्या कीजिए, जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड ये है, जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड इशू हुआ है और उसका अमाउंट डिडक्ट हो रहा है, तो आप उस क्रेडिट कार्ड कंपनी या उस बैंक से बात कीजिए कि क्या सच में आपको क्रेडिट कार्ड इशू हुआ है। उन्हें बताइए कि आपको कार्ड मिला नहीं है और वो आपको इस पर थोड़ी और इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। उसके बाद यदि आपको पता चलता है कि आपके नाम पर क्रेडिट कार्ड इशू हुआ है और कोई उसका इस्तेमाल कर रहा है या फिर बैंक आपसे उसके एनुअल चार्जेस ले रहा है, जो भी केस होगा वो जब मालूम चल जाएगा तो कार्ड को बंद करवा सकते हैं और फिर आप उन पैसों की रिकवरी के लिए आगे प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप थोड़ा सा और विस्तार से अपने क्वेश्चन को दोबारा पोस्ट कर सकते हैं ताकि मैं आपको इसका आंसर दे सकूं। इसके अलावा इसके साथ में एक क्वेश्चन और पोस्ट किया गया है। जीएस हाडा जी ने ये सवाल पोस्ट किया है। उनका सवाल यह है कि मैंने भी 2 महीने पहले क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था लेकिन कार्ड आया नहीं है। आप अपना एप्लीकेशन नंबर इनपुट करके पता कर सकते हैं कि वो कार्ड इशू हुआ है या नहीं हुआ है। ये बैंक का अपना डिसीजन है कि वो किसी एप्लीकेंट को कार्ड इशू कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो आप एप्लीकेशन नंबर से ये पता कर सकते हैं। आप उनके कॉल सेंटर में फ़ोन भी करेंगे, एप्लीकेशन नंबर देंगे तो भी पता चल जाएगा। और यदि आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो भी आप अपना पैन कार्ड, अपना पैन नंबर बताकर भी ये पता कर सकते हैं कि आपके नाम पर कार्ड इशू हुआ है या नहीं हुआ है। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है आसिम संतरा जी ने। उनका सवाल ये है कि उनके पास ऑलरेडी कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है। तो आपके पास में एक मिड कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है, लार्ज एंड मिड कैप फंड है और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ये भी फ्लेक्सी कैप फंड है। यदि आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो एक स्मॉल कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। बाकी चारों स्कीम्स आपके पास जो हैं वो अपनी अपनी कैटेगरी की बेहतरीन स्कीम्स हैं, आप इनमें बने रहिए। और जैसा मैंने कहा, एक स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड या फिर आप कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। अगला सवाल ELSS यानी कि टैक्स सेविंग स्कीम को लेकर है, जो पूछा है प्रमोद कुमार ने। और उनका कहना है कि उन्होंने आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है और अब वो कोई दूसरी स्कीम उससे जानना चाहते हैं। तो ELSS कैटेगरी में आप एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड या कैनरा रूबिको इक्विटी टैक्स सेवर, इन दोनों में से कोई भी स्कीम का चुनाव कर सकते हैं। और लेते हैं अब आज का आखिरी सवाल जो पूछा है दुष्यंत साहू ने। दुष्यंत का कहना है कि उनके फादर सीनियर सिटीजन है और दुष्यंत ने अपने फादर के मेडिकल बिल्स का पेमेंट किया है और जो कि 50,000 से अधिक का है। तो क्या वो उस पर इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं? दुष्यंत अंडर सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट असेसी हिमसेल्फ, मतलब कि जो टैक्स पेयर है, यदि वो खुद सीनियर सिटीजन हो या फिर यदि कोई टैक्स पेयर अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट के लिए मेडिकल एक्सपेंसेस कर रहा हो, तो वो 50,000 रुपीज तक के मेडिकल एक्सपेंसेस को जो कि उस पर्सन ने सीनियर सिटीजन के लिए किए हैं उसे अपनी टैक्सेबल इनकम से माइनस कर सकता है, घटा सकता है। लेकिन सीनियर सिटीजन का कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए और साथ ही ये जो पेमेंट है ये किसी भी मोड से अदर देन कैश, यानी कि कैश छोड़कर वो पेमेंट किसी भी मोड, जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट किया गया हो या फिर चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इस तरह से किसी मोड से किया गया हो, तो बिल्कुल
टैक्स पेयर डिडक्शन क्लेम कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।